So hey everybody, I am Akanksha Verma. Welcome to Law with Akanksha. Today we are going to discuss very important topic of Indian Contract Act, that is the essential of the contract. कौन सा essential? सबसे पहला essential which is proposal. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें बनाना होता है तो सबसे पहली जो सीढ़ी चढ़नी होती है, सबसे पहला जो स्टेप हमें चढ़ना होता है वो होता है हमारा प्रपोजल. ठीक है, अगर हमारा प्रपोजल ही वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट की पहली सीढ़ी को ही हम फॉल कर गए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की पहली सीढ़ी पे ही हम नहीं चढ़ पाए. तो सबसे पहले हमारा प्रपोजल वैलिड होना चाहिए. लेकिन अगर हमारा प्रपोजल वैलिड होना चाहिए उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि प्रपोजल होता क्या है और वैलिड प्रपोजल क्या होता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट क्या कहता है इस बारे में, क्योंकि लॉ कहाँ लिखा है, लॉ लिखा है बेयर एक्ट में. तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है when one person signifies to another. अब यहाँ पे हम एक एक वर्ड वाइज समझते जाएंगे और एग्जांपल से इसको ड्रॉ करते जाएंगे और जानते जाएंगे कि हमारा डेफिनेशन कह क्या रही है. when one person signifies to another his willingness. अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं. सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन है आकांक्षा, दूसरा पर्सन है यहाँ पर बबीता. ठीक है, आकांक्षा बबीता से कहती है कि आई वॉन्ट टू सेल यू माई कार फॉर 2 lakhs. मतलब कि यहाँ पे एक पर्सन हो गया आकांक्षा, जैसा कि हमारा डेफिनेशन कह रही है when one person signifies to another. तो वन पर्सन हो गया आकांक्षा, दूसरा पर्सन हो गया बबीता. ठीक है, सिग्निफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, अपनी बात को कहना. ठीक है, तो आकांक्षा क्या कम्युनिकेट करती है बबीता से? अपनी विलिंगनेस. उसकी क्या विलिंगनेस है? विलिंगनेस है कि उसकी कार बिक जाए. किसको बिक जाए? बबीता को बिक जाए. तो अब यहां तक हमने विलिंगनेस इस बात को कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट कहता है टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ये कह रहा है कि या तो एक पर्सन दूसरे व्यक्ति से या तो कोई काम करवाने के लिए अपनी विलिंगनेस रख सकता है या फिर कोई काम ना करवाने के लिए विलिंगनेस रख सकता है. तो सबसे पहले हम समझेंगे पहला वाला कि टू डू वाला समझ लेते हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ऑफर. जिसको हम बोलते हैं अगर कोई काम करवाने के लिए बोल रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, कोई काम ना करवाने के लिए बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफर. ठीक है, यहाँ पे आकांक्षा बबीता से कहती है कि आप मेरी कार ले लीजिए 2 lakhs रुपीज में. ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव ऑफर कि ये काम कोई काम करने के लिए बोल रही है. दूसरा कह रही है कोई काम ना करने के लिए. अब यहाँ पे सपोज कीजिए बबीता है, बबीता आकांक्षा से ऑफर रख रही है, बबीता आकांक्षा से ऑफर रख रही है कि आप अपनी कार किसी और को मत बेचना 1 हफ्ते तक. 1 वीक तक आप अपनी कार किसी और को मत बेचना. मैं जब 2 लाख रुपए ले आऊंगी तो मैं ये कार तुमसे खरीद लूंगी. तो ये क्या कह रही है? बेसिकली ये नेगेटिव ऑफर हो गया. बबीता जो आकांक्षा से कह रही है कोई काम ना करने के लिए कह रही है. यहाँ पे तो आकांक्षा इससे करने के लिए कह रही थी तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव ऑफर. यहाँ पे बबीता ना करने के लिए कह रही है तो ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट. मतलब कि वो उसकी एक्सेप्टेंस चाहती है. आकांक्षा जो बबीता से कह रही है कि अब वो अपनी कार उसको बेचना चाहती है तो वो इस इच्छा से कह रही है उससे कि बबीता उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले. वाइस वर्सा, सॉरी वाइस वर्सा नहीं, सिमिलरली यहाँ पे जो बबीता है वो भी आकांक्षा से इसी इसी इच्छा से कह रही है कि वो अपनी कार को ना बेचे, कि उसकी जो ऑफर है, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो आकांक्षा एक्सेप्ट कर ले कि वो अपनी कार 1 हफ्ते तक किसी और को ना बेचे, क्योंकि बबीता को 2 लाख रुपए का इंतजाम करना है और उसको आकांक्षा की ही कार चाहिए. ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रपोजल कह देते हैं. तो बेसिकली एक बार अगर सम अप करके देखते हैं तो क्या कह रहा है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर. एक पर्सन दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कहता है. क्या बात कहता है? जो उसकी इच्छा है, हिज विलिंगनेस. कैसी इच्छा है? कोई काम को करने के लिए या फिर टू एब्सटेन, कोई काम को ना करने के लिए. विद अ व्यू, कौन से व्यू से? कि उसकी बात को मान लिया जाए, उसकी बात को एक्सेप्टेंस दे दी जाए. कौन सी बात को? टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस. या तो कोई काम करने के लिए जो बात कही गई थी वो, या फिर कोई काम ना करने के लिए जो बात कही गई थी वो. और इसको ही हम क्या कह देते हैं? प्रपोजल कह देते हैं. ठीक है, अब प्रपोजल में जो इंसान प्रपोजल देता है, मतलब कि अगर आकांक्षा बबीता से कह रही है कि उसको अपनी कार बबीता को बेचनी है तो यहाँ पे जो आकांक्षा है वो हो गई प्रोमिसर और जो बबीता हो गई वो हो गई प्रोमिसी. मतलब कि जो ऑफर रखता है वो होता है प्रोमिसर और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो होता है
प्रोमिसी, या फिर हम इसको यूं कह लें, जो ऑफर को रखता है, जो ऑफर को बनाता है वो होता है ऑफरर, और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो होता है ऑफरी। आई थिंक आपको बेयर एक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है वो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए बात कर लेते हैं एसेंशियल्स की। एसेंशियल्स बेसिकली कहाँ से निकलते हैं? एसेंशियल्स निकलते तो डेफिनेशन में सही है, तो आइए हम एसेंशियल्स की बात कर लेते हैं। एसेंशियल्स क्या कहते हैं कि वहां पे देयर मस्ट बी टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, मतलब कि पिछले एग्जाम्पल में जो हमने बात की वहां पर आकांक्षा थी और बबीता थी, दो पार्टीज हो गई। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को जो प्रपोजल बनाना है उसके लिए पहला एसेंशियल तो हमने फुलफिल कर दिया। दूसरा कहता है प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप अपने मन में बात को रखे हुए हैं कि हाँ नहीं अरे ऐसा है, अच्छा मैं अपनी कार ना बबीता को बेच दूंगी, उसको जरूरत भी है और ये कार घर में भी चली जाएगी और मेरे मेरे को पैसे भी चाहिए हैं और ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये बात आपने उससे कही नहीं है, सिर्फ अपने मन में रखी हुई है, देन इट इज नॉट दी प्रपोजल। प्रपोजल के लिए कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है, जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा वो एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आकांक्षा को बबीता से कहना पड़ेगा कि हाँ भाई बबीता मैं तेरे को कार बेचना चाहती हूँ, तब कहा जाएगा कि ये एक ऑफर कम्युनिकेट हुआ है। इसको ना एक केस लॉ से समझ लेते हैं। एक केस लॉ था लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालबन शुक्ला बेसिकली इसमें सर्वेंट था, जो कैरेक्टर्स है एक बार कैरेक्टर्स आपको समझा देती हूँ इस केस में। इसमें जो लालबन शुक्ला था वो था सर्वेंट, जो गौरी दत्त था वो था जो ओनर था, बेसिकली सर्वेंट का ये ओनर था, और जो नेफ्यू था इसका चाचा था। इसमें एक नेफ्यू खो गया था, इस केस में क्या था कि नेफ्यू लॉस्ट हो गया था, और जो नेफ्यू का चाचा था उसका नाम था गौरी दत्त। गौरी दत्त को ढूंढना था अपने नेफ्यू को। तो ये जो गौरी दत्त होता है ये करता क्या है, यहाँ वहां लोगों से कहता है भाई हमारा नेफ्यू खो गया ऐसे ऐसे, तो उसको सब लोग ढूंढने निकल जाते हैं। इसी बीच वो लालमन शुक्ला से भी कह देता है, तो लालमन शुक्ला भी निकल जाता है उसके नेफ्यू को ढूंढने के लिए। लेकिन जब काफी दिन हो जाते हैं ना नेफ्यू लौट के आता है ना ये लालमन शुक्ला लौट के आता है, तो गौरी दत्त को चिंता होती है। गौरी दत्त क्या करता है, गौरी दत्त पैम्पलेट छपा देता है और उसमें उसमें रिवॉर्ड देता है कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इतना इतना अमाउंट दूंगा। तो इस बीच में क्या होता है, ये जो उसने पैम्पलेट छपवाए थे, ये कब छपवाए थे, ये जब लालमन शुक्ला घर छोड़ के चला गया था। ठीक है, उसको नहीं पता था इस ऑफर के बारे में कि ऐसा ऐसा ऑफर जो उसके ओनर है उसने निकाला हुआ है। क्या होता है पैम्पलेट छपने के बाद में जो लालमन शुक्ला गया होता है पहले से ढूंढने के लिए उस नेफ्यू को, वो उसको ढूंढ के ले आता है, इस नेफ्यू को ढूंढ के वो ले आता है गौरी दत्त के पास में। अब गौरी दत्त को इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है कि जो सॉरी लालमन शुक्ला को बिल्कुल भी खबर नहीं है इस बारे में कि गौरी दत्त ने कोई ऑफर कोई रिवॉर्ड निकाला हुआ था इस चीज के ऊपर कि जो भी नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको इस तरह से रुपए दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब लालमन शुक्ला घर पहुंचता है नेफ्यू को उसके हैंड ओवर करके, गौरी दत्त के हैंड ओवर करके, तो लोग उससे पूछते हैं क्या आपको रिवॉर्ड मिला, आप उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाए? तो गौरी दत्त तो ये लालमन शुक्ला कहता है नहीं नहीं मुझे तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। तो जब ये जाके गौरी दत्त से कहता है भाई आपने ऐसे ऐसे रिवॉर्ड निकाला था तो मैं तो एंटाइटल्ड हूँ इस चीज के लिए, मुझे आप रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लाया हूँ। तो गौरी दत्त इसमें कहता है कि भाई मैंने जो पहली बात तो जो रिवॉर्ड निकाला है ये आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ था, आपको तो पता भी नहीं था इस ऑफर के बारे में, आप घर छोड़ के चले गए, तो उसके बाद मैंने ये रिवॉर्ड निकाला था, तो आपसे तो इस रिवॉर्ड के बारे में कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। दूसरी बात क्या था कि आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कर रहे थे हमारा ये काम, ठीक है, क्योंकि आप हमारे सर्वेंट हैं, आपकी ड्यूटी है हमारा ये काम परफॉर्म करना, तो आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये काम कर रहे थे, तो इसलिए आप इस चीज के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन लालमन शुक्ला नहीं मानता है, वो कोर्ट में केस डाल देता है गौरी दत्त के खिलाफ। तो फिर कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया कि जो ये ऑफर है, ये जो ऑफर था गौरी दत्त का, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं हुआ था, इसको इसके बारे में आपको खबर नहीं थी, आप चले गए तो उसके बाद में पैम्पलेट छपाए थे और ये इसके बारे में आपको पता भी नहीं था। और दूसरी बात आप अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये काम कर रहे थे, तो इस चीज के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हो। तो इस केस में लालमन शुक्ला हार जाता है और गौरी दत्त जीत जाता है केस को। तो यहाँ पे बेसिकली अगर कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि किसी भी प्रपोजल को वैलिड होने के लिए, प्रपोजल को वैलिड होने के लिए कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर कम्युनिकेट नहीं है तो इट इज नॉट एन वैलिड ऑफर। तो आइए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल से रिलेटेड दूसरा केस भी समझ लेते हैं। दूसरा केस है हमारा हार्वे वर्सेस फेसी का केस है। हार्वे वर्सेस फेसी का केस है जिसमें हार्वे कौन है, हार्वे एक इंटरेस्टेड पर्सन है, एक इंटरेस्टेड पर्सन है, किस चीज के लिए इंटरेस्टेड है, टू परचेज द लैंड ऑफ फेसी। ठीक है, ये फेसी की लैंड को परचेज करना चाहता है। ठीक है, फेसी कौन है,
फेसी इसमें ओनर है। किसका ओनर है? लैंड का। लैंड का नाम है बम्पर हॉल पेन, जो कि जमाइका में है। तो बेसिकली केस में क्या हुआ था, फेसी फेसी जो था ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। फेसी को एक टेलीग्राफ आता है जिसमें लिखा होता है विल यू सेल योर प्रॉपर्टी टू मी, योर प्रॉपर्टी टू मी, टेलीग्राफ दी लोएस्ट प्राइस, ठीक है। ये कहता है कि लोएस्ट प्राइस आप हमें लिख के भेज दीजिए। टेलीग्राफ चलता था उस टाइम पे। तो जो फेसी होता है, फेसी उसको लोएस्ट प्राइस बता देता है। जो हार्वे जिसने टेलीग्राफ किया होता है उसने बताया कि भाई 900 पाउंड इज दी लोएस्ट प्राइस। तो फिर क्या होता है, हार्वे इस बात पे फिर से टेलीग्राफ भेजता है, कहता है कि ठीक है जी, आप मुझे अपनी टाइटल डीड्स भेज दीजिए, टाइटल डीड्स भेज दीजिए प्रॉपर्टी की जो भी है, और मैं आपकी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये हार्वे के हिसाब से। जबकि फेसी कहता है, फेसी बाद में मना कर देता है, नहीं नहीं हमें आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल यू। लेकिन हार्वे इस बात पे अड़ जाता है कि नहीं नहीं, आपके और हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि आपने मुझे जो प्राइस बताया है, जो भी आपने ऑफर रखा है मेरे सामने, मैंने उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया है। जबकि फेसी का कहना है मैंने तो कोई ऑफर रखा ही नहीं है, आपने मुझसे पूछा कि प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस बता दो और मैंने आपको बता दिया है। तो इस बात पे कोर्ट ने यही हेल्ड किया है कि जस्ट एक इंफॉर्मेशन, मियर इंफॉर्मेशन, नॉट एन ऑफर, मतलब केवल एक इंफॉर्मेशन है, वो एक ऑफर नहीं है। तो यहाँ पे ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं है। तो जब ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो कैसे कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है? तो कैसे हार्वे कह सकता है फैसी से कि हाँ भाई आप मुझे टाइटल डीड्स भेज दीजिए और मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ? तो कंक्लूजन फिर से क्या निकल के आता है कि ऑफर जो होता है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, मतलब कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में सेम सेंस में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, तभी एक प्रपोजल एस्टैब्लिश होता है। तीसरा एसेंशियल क्या कहता है? तीसरा एसेंशियल कहता है कि इट मस्ट बी विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द प्रॉमिस। एसेंट ऑफ द प्रॉमिस कहाँ गया ये पेन? मतलब कि जो ऑफर दिया गया है, जो प्रपोजल दिया गया है, जो भी प्रपोजल दिया गया है एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में, ठीक है, ये इस व्यू से दिया गया है कि जो बी है मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। उसके उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ जो मैं ऑफर दे रहा हूँ वो भी एक्सेप्ट कर ले, ये उसकी उसका व्यू होना चाहिए। फोर्थ एसेंशियल कहता है कि इट मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब कि जब भी आप कोई ऑफर कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप अपना व्यू रख रहे हो, तो सबसे पहले आपकी इंटेंशन ही ये होना चाहिए कि आप एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का 1990 का केस है, जिसमें लॉर्ड एक्टिंग जज थे। तो पहले सबसे पहले कैरेक्टर समझ लेते हैं केस के क्या थे। मिसेस वेल्फोर एंड मिस्टर वेल्फोर, ये आपस में हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड वाइफ घूमने जाते हैं किसी यूरोपियन यूरोपियन कंट्री में। वहां पे क्या होता है कि जो वाइफ होती है ये बीमार पड़ जाती है। वाइफ जब इल पड़ जाती है तो डॉक्टर इसको बोलते हैं कि आप कुछ दिन अब यहीं पे रुक जाइए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो क्या करता है हस्बैंड, कहता है ठीक है तुम यहाँ पे कुछ दिन रुको, मैं तुम्हें जो भी सेट ऑफ अमाउंट हो वो तुम्हें भेजता रहूंगा। इसको इस केस में जो भी सेट ऑफ अमाउंट रखा गया था तो वो भेजता रहेगा, ऐसा उसने कहा था, ठीक है। लेकिन आगे चल के क्या होता है, आगे चल के जो हस्बैंड था वो डिनाई कर देता है। हस्बैंड कहता है कि नहीं नहीं यार, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था तुमसे, कोई थोड़ी ना कोई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। लेकिन इस बात पे वाइफ अड़ जाती है। वाइफ कहती नहीं नहीं, आपने हमसे कहा था कि आप मुझे इतने इतने रुपए भेजेंगे और आप मुझे भेज नहीं रहे, तो ये तो आप मतलब अपने बात से हट रहे हैं, मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी कोर्ट में। तो जब हस्बैंड नहीं मानता है तो वाइफ वाइफ जो थी वो केस डाल देती है कोर्ट में। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक नेचर का ऑफर था, ठीक है, कि डोमेस्टिक नेचर का ऑफर था, इसमें कोई इंटेंशन नहीं थी इसकी यहाँ की वो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर होना चाहता है। तो कोर्ट ने इस चीज के लिए कह दिया कि इसके लिए जरूरी होता है कि आप एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं। लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए इंटेंशन का कैसे पता चलता है? इंटेंशन का बेसिकली पता चलता है, टू टेस्ट होते हैं, जो मैं यहाँ पे केवल आपको एक व्यू दे रही हूँ, बाकी समझाऊंगी किसी दूसरी वीडियो में। इंटेंशन को जानने के लिए टू टेस्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव टेस्ट और एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है।
तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है, और सब्जेक्टिव टेस्ट में कोई भी मतलब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखा जाता है, तब डिसाइड किया जाता है कि किसी इंसान की इंटेंशन थी या नहीं थी। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी एक रीजनेबल पर्सन देख के बता देगा कि हाँ भाई आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से कोर्ट ने इस चीज पे डिसाइड की कि यहाँ पे भाई लीगल इंटेंशन नहीं थी इसकी हस्बैंड की देने को, तो एक ये प्रपोजल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो एसेंशियल है वो है इट मस्ट बी डिफाइन एंड सर्टेन। जो हमारा ऑफर होना चाहिए वो एकदम सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें धुंधलापन नहीं होना चाहिए कुछ। सपोज कीजिए मेरे पास 3 कार हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तीनों ही कार जो है वो व्हाइट कलर की हैं, ठीक है। अब मैंने ऑफर दिया, मैंने कहा मैं अपनी व्हाइट वाली कार, मैं अपनी एक व्हाइट कार 3 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब चूंकि कार तो मेरे पास तीनों ही व्हाइट है, ठीक है। अब जो ऑफरी होगा उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी वाली व्हाइट कार की बात कर रहा हूँ, कौन सी वाली कार का मैं 3 लाख रुपए प्राइस लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कार तो मेरे पास तीनों ही व्हाइट है। तो जो ऑफर है ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चीज बेचना चाह रहे हो, कितने की बेचना चाह रहे हो, एकदम मतलब सर्टेन होना चाहिए आप अपनी बात पे। फिर नेक्स्ट एसेंशियल क्या कहता है, ऑफर कम्स टू एन एंड व्हेन रिजेक्टेड। ये कहता है कि जब एक ऑफर एक बार रिजेक्ट कर दिया गया तो वो एंड हो जाता है। मतलब कि ए ने ऑफर रखा बी से कि वो अपना घर 10 लाख में बी को बेचना चाहता है, ठीक है। बी ने कहा कि भाई 10 लाख में तो नहीं ले पाऊंगा, 8 लाख रुपए कर दो। बी ने अब ए ने कहा कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर उसका कैंसिल हो गया। अब बी वापस से उस बात पे आता है, चलो ठीक है भाई आप जो कह रहे थे पहले, ठीक है हम उस पे आ जाते हैं, ठीक है। कि अब कुछ दिन बाद वो उसको फिर से मैसेज करता है कि आप मुझे अपना घर बेचना चाह रहे थे ना 10 लाख में, ठीक है, आप मुझे अपना घर बेच दीजिए 10 लाख रुपए में। तो क्या हुआ, उस टाइम पे ऑफर कैंसिल हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। तो जब एक बार ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तो ये एंड हो जाता है। ये इस बात का बता रहा है, इस बात को बता रहा है, ठीक है। तो सिक्स जो एसेंशियल था हमारा, ये कह रहा है कि ऑफर खत्म हो जाता है जब एक बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे एसेंशियल्स थे, जो प्रपोजल था उसके हमारे ये एसेंशियल्स थे। तो होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें प्रपोजल क्या है, प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है, प्रपोजल के एसेंशियल्स क्या है, ठीक है। और कुछ केस लॉज भी हमने डिस्कस किए हैं इसमें, तो आपको केस लॉज भी समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट एसेंशियल की बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।